हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी जीके हब में स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री के ऊपर। और केमिस्ट्री में जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे वो टॉपिक होगा वन लाइनर्स। टॉप 50 वन लाइनर्स की आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका सीधा सीधा संबंध एग्जाम से है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से है। देखिए, हम लोग जो केमिस्ट्री के वन लाइनर्स को लेकर चल रहे हैं, इसमें ज्यादातर जो वन लाइनर्स हैं, ज्यादातर हम ये कहें कि क्वेश्चंस जो हैं वो एप्लीकेशंस पर आधारित है। ज्यादातर जो साइंस में जो सवाल पूछे जाते हैं वो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड होते हैं। बहुत टेक्निकल सवाल से बचा जाता है। ज्यादातर आप देखिएगा कि एसएससी में, कमीशन के एग्जाम्स में हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए है ना प्रश्नों को ही ज्यादातर उठाया जाता है। बहुत ही टेक्निकल सवाल को नहीं पूछा जाता है। तो इस वन लाइनर्स के सेशन में हम लोग टोटल 50 वन लाइनर्स को देखने जा रहे हैं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए फर्स्ट वन लाइनर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, कह रहा है क्या कि विद्युत बल्ब, जो कि ट्यूब बल्ब होता है ना, या विद्युत बल्ब आप समझते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ठीक है ना, का तंतु फिलामेंट, ठीक है ना, किस धातु का बना होता है। यानी कि जो बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, उसका आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिसको आप गलनांक कहते हैं, वो काफी हाई होता है। क्योंकि जो ही अगर आप लो मेल्टिंग पॉइंट वाले अगर आप धातु का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे बिजली सप्लाई होगा तो तुरंत वो गल जाएगा। क्योंकि बिजली सप्लाई होते हुए इसका टेम्परेचर लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और टंगस्टन का जो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3500 डिग्री सेल्सियस है। तो टोटल मिलाकर कहा जाए कि उच्च गलनांक होने के कारण, ठीक है ना, उच्च मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण टंगस्टन का प्रयोग हम लोग फिलामेंट के तौर पर करते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। एलपीजी गैस में मिलाया जाता है ताकि एलपीजी के रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। हमेशा आप देखते हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर हमारे घरों में यूज होते हैं, उसमें एक अगर लीक होता है तो एक बहुत ही अजीबोगरीब महक आता है। तो उसमें ऐसे क्या मिलाया जाता है जिससे कि रिसाव का पता चल जाता है कि कहीं से गैस लीक हो रहा है। तो उसका नाम है मिथाइल मरकैप्टेन। मिथाइल मरकैप्टेन का यूज किया जाता है एलपीजी के अंदर, ठीक है ना, ताकि उसके गंध को पहचान लिया जाए, ठीक है ना, रिसाव की पता चल जाता है इस मिथाइल मरकैप्टेन के माध्यम से। यानी कि 2 का हमारा जो आंसर होगा वो मिथाइल मरकैप्टेन होगा। आइए पॉइंट हमारा थर्ड क्या कह रहा है कि कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन कराने में किस सिल्वर लवण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा सिल्वर साल्ट है जिसका प्रयोग हम लोग कृत्रिम वर्षा कराने में करते हैं, तो वह है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है ना। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। आइए पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। अम्ल धातु के साथ, ठीक है ना, अम्ल जो है वो धातु के साथ प्रतिक्रिया करके कौन सी गैस छोड़ता है, कौन सा गैस रिलीज करता है, तो वो है हाइड्रोजन, ठीक है ना। अम्ल अगर धातु के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। चलिए कपड़े से स्याही का दाग छुड़ाने के लिए, ठीक है ना, के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो वो जो अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल है ना, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग जो होता है वो कपड़े से दाग, स्याही का दाग, वो जंग हो, कोई जंग टाइप से कोई चीज हो, इन सभी को छुड़ाने में है ना ऑक्जेलिक एसिड बहुत प्रभावकारी होता है। चलिए हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 6 में आते हैं। अम्लराज, जिसको आप एक्वा रेजिया इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है ना, किन अम्लों का मिश्रण होता है, ठीक है ना। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप ऐसा समझिए, और ये नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। 3:1 में है ना, 3:1 में है ना, 3 भाग हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग हुआ नाइट्रिक एसिड। 3:1 में ना, 3:1 में मिला करके ना एक्वा रेजिया बनाया जाता है। ये देखिए जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड को घोलने के लिए एक्वा रेजिया का जो यूज होता है वो मेनली गोल्ड के कामों से रिलेटेड होता है। सोना के कामों से, सोना को घोलने के लिए ना एक्वा रेजिया तैयार किया जाता है। तो एक्वा रेजिया किसके मिलने से बनता है, तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड। चलिए हम आगे बात को लेके चलते हैं। नंबर 7 में आते हैं। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, किन धातुओं के मिलने से पीतल बनता है, तो पीतल बनता है तांबा और जस्ता के मिलने से। चलिए पॉइंट नंबर 8 में आते हैं। इंडियन गैस किसका मिश्रण होता है, ठीक है ना, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। ये जो इंडियन गैस जो मिश्रण होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। चलिए ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं।
देखिए एक्चुअली क्या होता है कि ठोस से अगर आप बिना लिक्विड में बदले, किसी ठोस को बिना लिक्विड में बदले अगर आप क्या कहते हैं उड़ा देते हैं, उसको वाष्प बना देते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सब्लिमेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वपातन। बिना अच्छा इसी प्रकार से गैस को बिना लिक्विड में बदले ठोस अवस्था में लाने को भी सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन दोनों तरफ से काम करता है, वाइस वर्सा, यानी कि ठोस सीधे है ना गैस द्रव में नहीं बनेगा, लिक्विड नहीं बनेगा और सीधा सीधे गैस में बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब्लिमेशन हुआ। और गैस है ना बिना द्रव में बदले, बिना लिक्विड हुए है ना सीधे ठोस में आ जाएगा, तो ये सब्लिमेशन हुआ। ये वाइस वर्सा, सॉरी ठोस होना चाहिए, ठीक है ना। ये वाइस वर्सा है ना, हमारा ये जो प्रॉपर्टी कहलाता है ये सब्लिमेशन कहलाता है, जिसका हिंदी होता है ऊर्ध्वतापन। जैसे कि नैप्थेलिन, जैसे आयोडीन, जैसे कपूर, ये अगर कपूर को आप छोड़ देते हैं सीधे हवा में उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो गैस भी यदि बिना द्रव में बदले यदि ठोस हो जाए तो ये भी सब्लिमेशन का उदाहरण होता है। तो चलिए, ठोस कपूर से वाष्प कपूर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं सब्लिमेशन, जिसका हिंदी है ऊर्ध्वपातन। चलिए नंबर 10 में आते हैं। कह रहे कि अम्ल का जलीय विलयन, कोई सॉल्यूशन है ना, कोई एक्वस सॉल्यूशन है, अम्ल का जलीय विलयन है ना, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है, ठीक है ना। कोई अम्ल है यदि उसका जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है, तो वह है लाल रंग, वह है रेड कलर में उसको बदलता है। अम्ल का जलीय विलयन है, यदि किसी अम्ल का जलीय विलयन है, नीले लिटमस को अगर उसमें डाला जाए तो वह किस रंग में बदल जाएगा, तो वह लाल रंग में बदल जाएगा। आइए, जब पानी में नमक मिलाया जाता है, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट तथा उसका फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए पानी है, हमने उसमें नमक ऐड कर दिया, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पर यानी कि मतलब उसको क्वथनांक आप इसको कहिए, और जमाव बिंदु मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ता है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जो ही आप अशुद्धियां मिलाएंगे, नमक क्या है, इंप्योरिटीज है, जो ही आप अशुद्धियां मिलाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ना। अब मान लीजिए कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने वाला जो लिक्विड होगा, अब 100 से ज्यादा डिग्री सेल्सियस वो डिमांड करेगा उबलने के लिए, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। जो ही आप इंप्योरिटीज, बर्फ में अगर आप जैसे कि जी देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई बर्फ बनता है, पानी मान के चलिए कि पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है, लेकिन जो ही अगर आप इसको मिलाइएगा, नमक मिलाइएगा, तब क्या होगा, इंप्योरिटीज जो ही आप डालते हैं, अशुद्धियां जो ही आप डालते हैं, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना और घट जाता है। तो पता चलेगा कि माइनस डिग्री है ना, -22 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ जम गया। 0 डिग्री पर जाने की जरूरत नहीं पड़ा, -22 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ जम गया, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो और कम होता है, ठीक है ना, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ता है। आइए, शुष्क बर्फ होती है, किसको शुष्क बर्फ कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी जितने भी पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, याद हम लोग देख रहे हैं, ये सभी के सभी किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं, एक बार नहीं कई बार पूछे जा चुके हैं। ये सभी जितने भी सवाल हम लोग देख रहे हैं और क्वेश्चन आंसर रूप में हम लोग इस वन लाइनर को देख रहे हैं, ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड चीज है। ऐसा बहुत नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकली है, टेक्निकल बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी बातें जो है हमारे डेली लाइफ से एसोसिएट रखती है, ठीक है। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर आते हैं 13 में। मैग्नीशियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है, क्या है, दूसरा नाम क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड को, और क्या कहते हैं, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो ये दूसरा नाम आप कह सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए, वो कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु एक्चुअली ठोस होता है, लेकिन एकमात्र धातु है ये, जो है ना एकमात्र धातु है, और कोई धातु नहीं है, ये एकमात्र जो पारा है ना एकमात्र धातु है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। चलिए, 1 मोल का कितना मान होता है, 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, तो वो आप यहां से देख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻23, ये 1 मोल का ये वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं 16 में, पॉइंट नंबर 16 में। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है, तो ये बहुत ही फेमस ये सवाल है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनीकरण क्या होता है, गैल्वेनीकरण में क्या किया जाता है, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गैल्वेनीकरण में क्या किया जाता है। तो इसमें लोहे पर आप ऐसे समझिए, चादर या समथिंग लाइक दिस, लोहे पर ना जिंक के परत चढ़ाने को ना गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 17 में आते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का कितना प्रतिशत जलीय विलयन यदि होगा
तो हम उसको फॉर्मेलिन कहेंगे, तो वो आंसर है 40%, वो आंसर है 40%। चलिए एक हमारा और इसी तरह से है ना सवाल है, कह रहे कि 14.20% एथिल एल्कोहल का जलीय विलयन को क्या कहा जाता है। यानी कि 40% फॉर्मल्डिहाइड का जलीय विलयन फॉर्मेलिन और 49.20 एथिल एल्कोहल का जलीय विलयन कहलाता है प्रूफ स्पिरिट। ठीक है ना। चलिए तो पॉइंट नंबर हम लोग 19 में आते हैं। कह रहे क्या कि कसरत के दौरान मांसपेशियों में किस अम्ल के निर्माण के कारण थकावट होती है। यदि कोई व्यक्ति कसरत करता है थोड़ी देर के बाद उसको थकावट होती है, क्योंकि उसके मांसपेशी में एक अम्ल का निर्माण होता है, उसका नाम है लैक्टिक एसिड, है ना। लैक्टिक एसिड के वजह से ही है ना एक एथलीट थकान महसूस करता है। चलिए प्राकृतिक रूप से टार्टेरिक अम्ल है ना किस में पाया जाता है। यदि हम नेचुरल सोर्स उसका देखें कि प्राकृतिक उसका स्रोत क्या टार्टेरिक एसिड का, ठीक है ना, तो वह है इमली। ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से टार्टेरिक एसिड इमली में पाया जाता है। चलिए सॉफ्ट ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं तथा सोडा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो अम्ल का नाम है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड आपको मिलेगा सॉफ्ट ड्रिंक में और सोडा में। चलिए 22 पॉइंट नंबर 22 कह रहे कि कैफीन नामक एल्कलॉइड कंपाउंड किस में पाया जाता है, या यूं भी आप जानते हैं कि कैफीन किस में पाया जाता है। आमतौर पर आपको आंसर देखने को मिलेगा चाय, लेकिन चाय नहीं, केवल चाय नहीं, कॉफी के अंदर भी आपको कैफीन मिलेगा। यानी कि कैफीन का जो स्रोत है वो चाय और कॉफी दोनों है। ये नहीं कि चाय में ये कॉफी में वो, सब छोटी छोटी किताबों की बातें हैं वहीं तक रहने दिया जाए। आप किसी भी रेफरेंस किताब से इसको आप जांच कर सकते हैं। आप इसके लिए आप विकिपीडिया पर जा सकते हैं। ठीक है ना, कि कैफीन नामक जो एल्कलॉइड है ये कहां पाया जाता है। आमतौर पर लोग इसे केवल चाय समझते हैं, लेकिन इसका जवाब चाय और कॉफी दोनों होगा। ठीक है। चलिए 23 पॉइंट नंबर 23 में आते हैं। कार्बन डेटिंग है ना एक सिस्टम है ना, कि आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती। किसकी आयु को जांच करने के लिए, किसकी आयु की जांच करने के लिए या उम्र की जांच करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए जीवाश्म, फोसिल्स। फोसिल्स के कितने साल के फोसिल हुए है ना, इसका फोसिल का रंग नहीं, चट्टान का रंग नहीं, फोसिल्स कितने साल के हुए, कितने साल पुराने फोसिल्स है, इसकी जांच करने के लिए हम लोग कार्बन डेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आइए रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है। ठीक है ना, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है, तो उसका नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS। ठीक है ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड ही सिंदूर होता है, इसलिए पारा पारा हम लोग कहते हैं ना कि सिंदूर में पारा होता है ना। इसलिए सिंदूर जो होता है ना, सिंदूर लगे सामानों का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि सिंदूर में पारा होता है और पारा कभी भी हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। चलिए तो मर्क्यूरिक सल्फाइड जो होता है ना वो सिंदूर का रासायनिक नाम है। आइए हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 9 में, पॉइंट नंबर 25 में। गैसोहोल किसका मिश्रण है। गैसोहोल किसका मिश्रण है, तो एथिल एल्कोहल कोई पेट्रोल में जब मिलाया जाता है, ठीक है ना। एथिल एल्कोहल प्राप्त कहां से होता है, तो गन्ने के रस से एथिल एल्कोहल बनाया जाता है, एल्कोहल है ना जिसको आप कहते हैं। और यही एथाइल जो एल्कोहल है पेट्रोलियम में डाल दिया जाता है, तो इससे जो मिश्रण प्राप्त होता है जिसको हम लोग गैसोहोल कहते हैं। चलिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग वेल्डिंग के काम में किया जाता है। वेल्डिंग में कौन सा गैस का इस्तेमाल होता है, तो एक होता है एसिटिलीन। ऑक्सीजन और एसिटिलीन के मिश्रण का प्रयोग हम लोग वेल्डिंग के कामों में करते हैं। चलिए जल के लिए पीएच का मान होता है, कितना होता है, वो 7 होता है। देखिए पीएच स्केल का रीडिंग कैसे होता है, 0 से लेकर 14 है ना। पीएच जो होता है ना रीडिंग किया जाता है 0 से 14, तो जो 7 से छोटा होगा, आप ऐसा समझिए, जो मान 7 से छोटा होगा वो अम्लीय होगा है ना, वो उसका जो नेचर होगा वो अम्लीय होगा। अगर किसी चीज का पीएच यदि वो 7 से छोटा है तो वो अम्लीय है, 7 से बड़ा है तो वो क्षारीय है। चलिए है ना, 7 से बड़ा है तो वो क्षारीय है, और केवल 7 है तो वो उदासीन है। ठीक है ना, इसलिए जो वाटर है ना तो वो अम्लीय है और ना तो वो क्षारीय, वो क्या है, उदासीन है। वाटर क्या है, उदासीन है, और इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। 27 का आंसर जो होगा वो 7 होगा। आइए 28 में आते हैं। मोती मुख्य रूप से किससे बना होता है। मोती जो हम लोग पहनते हैं, या मोती आपने जरूर देखा होगा, तो मोती किस चीज का बना होता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मोती जो होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है, इनो हम लोग जब जल में डालते हैं,
ठीक है। तो बुलबुला बनता है, पूरा गाज जैसा ऊपर में बैठ जाता है। इसका कारण क्या है? वो गाज CO2 होता है, ठीक है ना। वो जो गाज हम लोग जो फेन देखते हैं ना, वो CO2 होता है। चलिए, धान की खेत में से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। मीथेन को क्या कहा जाता है? मार्स गैस। ये दलदली इलाकों में है ना, ये मीथेन प्रचुर मात्रा में आपको देखने को पाया जाता है, ठीक है ना। और चूंकि धान के खेत कीचड़ युक्त होते हैं तो वहीं से ये मीथेन की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। चलिए 31 में आते हैं। चलिए, कौन सा धातु पीतल, कांस तथा जर्मन सिल्वर में कॉमन है? एक धातु है जो कि पीतल में भी मिलेगा, कांसा में भी मिलेगा और जर्मन सिल्वर में भी मिलेगा, और वो धातु है तांबा। देखिए, पीतल किन चीजों से बना हुआ है? अभी बात हुआ है तांबा और जस्ता। पीतल किससे बना हुआ है? तो तांबा और जस्ता से पीतल बना हुआ है, ठीक। अच्छा, अब कार्य कांसा, है ना। अब चलिए, कांसा किससे बना हुआ है? किसका मिश्रण है कांसा? तो तांबा और टीन, है ना। तांबा और टीन मिलकर के कांसा बनाते हैं। कांसा का बर्तन पहले काफी चलता था। चलिए, अब है जर्मन सिल्वर। अब है जर्मन सिल्वर, हालांकि इसमें सिल्वर नहीं होगा, लेकिन नाम है जर्मन सिल्वर क्योंकि सिल्वर की तरह चमकता है। अब इसका क्या है? तांबा समझा जाए प्लस टीन, है ना, प्लस जस्ता, ये कहलाता है सर जर्मन सिल्वर। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम सभी में, इसमें तांबा है, कांसा में तांबा है और जर्मन सिल्वर में भी तांबा है। तो तांबा इन तीनों धातुओं में एक कॉमन मेटल है, ठीक है। चलिए आगे बात को लेकर चलते हैं। भोपाल में, है ना, भोपाल गैस ट्रेजेडी बहुत ही, मतलब उसको आप समझिए कि बहुत ही ये अपने समय का चर्चित ये गैस ट्रेजेडी था। आज भी इसकी चर्चा होती है, ठीक है ना। चलिए, तो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से कौन से गैस का रिसाव हुआ था? इसमें ना हजार लोग मारे गए थे, और अभी भी इनके कंपेंसेशन जो क्षतिपूर्ति है, हर्जाना है, मुआवजा है, तो इसका अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में है। तो कह रहे कि भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? वो गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट। इसमें कई लोग मारे गए थे। ये 1984 परहैप्स, है ना, मतलब 1984 के आसपास की ये घटना है, जबकि भोपाल में, है ना, भोपाल में यूनियन कार्बाइड से ना गैस का रिसाव हुआ था, और ये भयंकर ये रिसाव हुआ था, हजारों लोग इसमें मारे गए थे। चलिए आगे आते हैं। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो वो हाइड्रोजन है, ठीक है ना। जब पृथ्वी का जब विकास हुआ ब्रह्मांड में, आप ऐसा समझिए, जब ब्रह्मांड का विकास हुआ तो केवल हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन, हालांकि कुछ हाइड्रोजन जला है, लेकिन फिर भी अभी भी दुनिया में सर्वाधिक पाया जाने वाला यह तत्व है हाइड्रोजन। चलिए 34 में आते हैं। कार्नोटाइट, है ना, किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का। कार्नोटाइट अयस्क है यूरेनियम का। चलिए, कह रहा है क्या कि संचायक बैटरी में कौन सा धातु, है ना, इस्तेमाल की जाती है? किस धातु का इस्तेमाल हम लोग संचायक बैटरी में करते हैं? तो वह सीसा है। चलिए पॉइंट नंबर 39 में आते हैं। भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है ना। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, भूप्रपट्टी का मतलब आप ऐसा समझिए, अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है ना, वो ऑक्सीजन है। इसके बाद सिलिकॉन आता है। चलिए, जानवरों की हड्डियों के चूर्ण को किस काम में लाया जाता है? जो जानवर का हड्डी के जो चूर्ण होते हैं, उनका इस्तेमाल होता है चीनी साफ करने में। मतलब चीनी साफ, जो सफाई हलवाई करते हैं, खाना बनाने वाले करते हैं, या जो भी है इस काम में लगे हुए, समझिए कि वो जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो जानवर के हड्डी के से बना हुआ होता है। चलिए, जिंक ऑक्साइड ZnO एक सफेद पाउडर होता है जिसका एक अन्य नाम क्या है? ना, जिंक ऑक्साइड का दूसरा नाम है यशद पुष्प। यशद पुष्प आपको समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश ज्यादा इजी है। इसको कहा गया फिलोसफर्स वूल, है ना। इस जिंक ऑक्साइड का दूसरा नाम दिया गया फिलोसफर्स वूल। चलिए, कह रहे कि पृथ्वी के भूपर्पट्टी अर्थ क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु कौन सा है? देखिए, इस बार तत्व नहीं पूछा है। तत्व तो आपको अभी देखिए, अभी यहां पर तत्व की बात हुई थी, तो तत्व ऑक्सीजन है। अब धातु की बात हुई है, ठीक है, तो धातु एल्युमिनियम है। मतलब अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है। चलिए आते हैं 43 में। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक वाला तत्व कौन है? है ना, सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक वाला तत्व कौन है? तो वह फ्रांसियम। फ्रांसियम जो है ना, वो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व वाला तत्व है। चलिए, पहला मानव निर्मित तत्व है कौन सा? मानव द्वारा पहला निर्मित तत्व है आपका पोलोनियम, ठीक है ना। मानव द्वारा पहला जो निर्मित तत्व है वो पोलोनियम है। चलिए, सबसे पहला ज्ञात सुपर कंडक्टर है। सबसे पहले किस सुपर कंडक्टर की खोज किया गया था? तो उसका नाम है मरकरी, जिसको हम लोग Hg कहते हैं। सॉरी,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 में कह रहे हैं मिट्टी में अम्ल वर्षा के, कह रहा है क्या, मिट्टी में अम्ल वर्षा के प्रभाव को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। यदि अम्ल वर्षा अगर हो जाए, एसिड रेन हो जाए, आप ऐसे समझे, मिट्टी में अम्ल वर्षा के प्रभाव को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बूजा चूना सिलिकडेलाइन, ठीक है ना, बूजा चूना का प्रयोग किया जाता है अम्ल वर्षा के प्रभाव को कम करने के लिए। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है पॉइंट, ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है, वैसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, कहलाते हैं, इनको कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है, प्रोटॉन सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन जो होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं, न्यूट्रॉन अलग होते हैं, इनको कहा जाता है समस्थानिक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। चलिए सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व, जितने भी जैव यौगिक है उनमें वो एक चीज है जो कि अनिवार्य रूप से पाया जाता है और वह है कार्बन। ये जितने भी जैव अजैव आप ऐसे समझिए यौगिक हैं, कंपाउंड हैं, उनमें कॉमन जो चीज पाया जाता है वो है कार्बन। चलिए आते हैं 49 में, करे क्या, बुलेट प्रूफ है ना पदार्थ बनाने में किस बहुलक का प्रयोग होता है, किस बहुलक का इस्तेमाल हम लोग बुलेट प्रूफ सामान बनाने में करते हैं, तो वह पॉलीकार्बोनेट। ये किसका बहुलक है, ये कार्बन का बहुलक है, ठीक है ना, यह कार्बन का बहुलक है। चलिए यह कार्बन का बहुलक है। चलिए बात को हम लोग आगे देखते हैं, चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं। लोहा तो हम लोग सभी जानते हैं कि लोहा है ना, लोहा को चुंबक जो होता है ना वो खींच लेता है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन चीज है ना चुंबक द्वारा खींचे जा सकते हैं, तो वो निकेल और कोबाल्ट है। तो बच्चों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टॉप 50 वन लाइनर्स को देखा है जो कि क्वेश्चन और आंसर रूप में है। ये सभी के सभी वन लाइनर्स आपके आगे आने वाले फोर्थकमिंग एग्जाम्स के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको जरूर मतलब आप इस वीडियो के साथ बने रहें और अपने ओपिनियंस को, अपने विचारों को जरूर दें, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आगे आने वाले समय में आपको और भी एक्साइटिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।